वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 650 क्वेश्चन हो चुके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से फॉलो करिए। ज्योग्राफी हो रही है बढ़िया से, साइंस के सारे फैक्ट मिल रहे हैं, साइंस के MCQ PYQ मिल रहे हैं और करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मेहनत करते दे रहा हूँ और आपका बस इस मेहनत को सफल करने के लिए एक बटन लाइक पे क्लिक करना होता है। आप वो भी नहीं करते यार, लाइक तो करो कम से कम यार। चलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 650 नंबर से शुरू करते हैं। समर सोलिस्टिस अकर एवरी ईयर, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष। तो मैंने आपको बताया ना समर सोलिस्टिस कब होती है, इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे। तो समर सोलिस्टिस 21 जून था, विंटर सोलिस्टिस 21 दिसंबर था, ठीक। और इक्विनोक्स की बात कर लें अगर, तो इक्विनोक्स 23 सितंबर होता है और एक इक्विनोक्स 21 और 22 मार्च है ना, इनमें से जो भी ऑप्शन हो आपका। वैसे 21 मार्च ही लिखा होता है मोस्टली, कई जगह पे 22 भी होता है ना, तो 21 से 22 दोनों ही चल जाएगा अगर दिया होगा, ठीक है। तो 21 मार्च कर लो। 4 जुलाई भी एक चीज़ थी, मैंने आपको बताई थी। 4 जुलाई अफीलियन था ये ना, क्या था अफीलियन मतलब क्या था, जब कौन बहुत दूर होता है भाई। 3 जुलाई या 4 जुलाई, कई जगह 3 भी लिख जाएगा, तो 4 जुलाई वैसे मोस्टली होता है जब सूर्य जो होता है पृथ्वी से क्या होता है, बहुत दूर होता है ना। सूर्य पृथ्वी से क्या होता है, दूर, तो अफीलियन होता था, ठीक है। हिंदी में कहें तो अपसौर कह देते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज जनरली बीन कंसीडर्ड टू बी लिटिल आइस एज, है ना। लघु हिमकाल किसको माना जाता है, तो किस वर्ष को लघु हिमकाल हम लोग मानते हैं, 1650 से 1870 AD को, है ना। 1650 से 1870 को हम लोग मानते हैं लघु हिमकाल। फिर आता पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास। तो एक ही लैंड मास था पहले भाई, जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे, पेंजिया लैंड मास था। और जो पेंथलासा था ना, इसको एक ही ओशियन मानते थे कि एक ही ओशियन है। और फिर बाद में बोला गया ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में टूटा। एक हुआ कौन सा भाई, लौरेसिया, जैसे लवणासुर थे ना वैसे ही लौरेसिया था भाई, है ना भाई। आपने लवणासुर असुर सुना होगा ना, ऐसे ही लौरेसिया था आपका। और एक था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भाई लौरेशिया में कौन था और गोंडवाना लैंड में कौन था। तो देखिए एशिया और यूरोप, है ना, एशिया और यूरोप जो थे ना मोस्टली वो इसी में थे। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, भारत कौन था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, मतलब नीचे के जो देश है मोस्टली ये गोंडवाना लैंड का भाग थे। समझ गए। अब कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट में आप फिर से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। देखो इस तरह का प्रश्न पूछा गया कि नहीं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये लौरेशिया का भाग था, लौरेशिया का, है ना। बाकी ये पूरे गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है। राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल किसका विस्तार है भाई, जो राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पैलियोसीन और पैलियोसीन दोनों में अंतर है ना। पैलिस्टोन पीरियड है और ओलिगोसीन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये है पैलिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, यानी पैलिस्टोसीन और इनोवेशन डिपॉजिट्स के हैं ये। अब पैलिस्टोसीन आप ये मान सकते हो बहुत पुराना जो टाइम पीरियड, लगभग 2.2 मिलियन ईयर्स के पहले की बात है ना। 2.5 मिलियन, जब वो वाले हाथी होते थे, वो मैमेंथस जिनको बोलते हैं, नहीं, बड़े बड़े सूंड होते थे, उससे पहले डायनासोर की एज थी। तो ये सब पीरियड चले हैं अर्थ में। अगला, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा इनमें से, माउंट पिंटानुबो या माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट टाल, कोटोपैक्सी। तो सबको ही देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हाईएस्ट माउंटेन की बात करें अगर, तो माउंट कोटोपैक्सी है जो कि इक्वेडोर में है। कहाँ पे, इक्वेडोर में, ठीक है। इक्वेडोर में है ये, साउथ अमेरिका में जो देश पड़ता है ना इक्वेडोर, यहाँ पे, वहाँ पे है ये माउंट कोटोपैक्सी। चिम्बोराजो भी यहीं पे है। किलिमंजारो आपने सुना होगा, तंजानिया में भाई किलिमंजारो, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है भाई। और माउंट पिनाटुबो और टाल ये आपका फिलीपाइंस में है ना, फिलीपींस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। माउना लोआ जो एक्टिव वॉल्केनो, ये कहाँ पे भाई, माउना लोआ, ये आपने बहुत सुना होगा। अब हम लोग वॉल्केनो के क्वेश्चन सारे करेंगे लगातार। तो कहाँ पे है माउना लोआ भाई, ये आपको मिलेगा हवाई आइलैंड जो है, माउना लोआ, माउंट माउना लोआ हवाई आइलैंड पे मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव वॉल्केनो।
एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, माउंट एटना और फूजियामा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एकांकागुआ की बात करें तो आपको पता होगा ये साउथ अमेरिका जो है एंडीज पर्वत पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला नहीं है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है भाई, हाईएस्ट पीक है वहाँ की। सबसे पहली बात, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, पहली चीज़। ठीक, देश पूछ ले तो अर्जेंटीना बता देना भाई। कोटोपैक्सी अभी मैंने आपको बताया था इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में है। ये एक्टिव वॉल्केनो कंसीडर करा जाता है। माउंट एटना इटली में है, एटना इटली ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर माउंट फूजियामा, ये जापान में पड़ेगा आपका माउंट फूजियामा। और ये तीनों जो है आपके ये सक्रिय ज्वालामुखी, यानी 2, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 657 पे डी पे टिक कर दो। अगला देखते हैं 658, कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनो? एकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, वेसुवियस। तो अभी एकांकागुआ मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है भाई, एंडीज पर्वतमाला में है दक्षिण अमेरिका में। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी अर्जेंटीना में है, एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। माउंट एटना इटली में है, एक्टिव वॉल्केनो है। किलिमंजारो तंजानिया में, मैंने अभी आपको बताया था सबसे ऊंची चोटी भी है, मतलब अफ्रीका, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे है? तंजानिया में है। क्या ये एक्टिव वॉल्केनो है? तो ये भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं आता है भाई। फिर आता है माउंट वेसुवियस, ये भी इटली में आएगा। कहाँ पे आएगा? इटली में, है ना, इटली के सिसिली वगैरह में पड़ता है ये। तो ये आपका कैसा है? एक्टिव है, यानी 2, 4 सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बढ़िया से आपको वॉल्केनो भी तैयार हो गए। फिर कह रहा है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो, ये कहाँ पे है? तो अभी बताया मैंने आपके कहाँ पे है, तंजानिया में है ये। और इसकी राजधानी अगर पूछ ले तो डोडोमा बता देना। क्या बता देना? डोडोमा बता देना। अगला देखते हैं 660, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो जो है, स्ट्रोम्बोली पर्वत, इसको बोलते हैं क्या? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और यह है कहाँ? इटली में है। ठीक है, तो इटली के माउंट एटना आपने पढ़ लिया इटली में है, और वेसुवियस आपने पढ़ लिया इटली में है, और स्ट्रोम्बोली भी आपका इटली में है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, कोटोपैक्सी, फूजियामा, किलायू, वेसुवियस। कहाँ पे है ये? तो किलायू जो है ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, किलायू। तो ये यूएस का पार्ट है, वही जो हवाई नहीं है, हवाई आइलैंड में पड़ेगा किलायू वॉल्केनो, जो सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो। बाकी कोटोपैक्सी अभी मैंने आपको बताया इक्वेडोर में, फूजियामा अभी आपको बताया जापान में, वेसुवियस अभी आपको बताया इटली में। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है। अब यार कोशिश करो ये वाला मिलान आप करो, है ना। अभी मैंने आपको बताया, इसको आप मिलाओ एक बार। जैसे माउंट एटना अभी आपको बता चुका हूँ, इटली करोगे या सिसिली करोगे? तो इटली करोगे या सिसिली करोगे? तो माउंट एटना जो है ना, अगर इटली और सिसिली बोल दे तो आप इस सिसिली पे कर देना, है ना। माउंट एटना अगर बोल दे तो आप क्या कर दोगे? सिसिली कर दोगे। और वेसुवियस पूछेगा तो इटली कर देना, वेसुवियस क्या कर दोगे? इटली कर देना। और एरेबस माउंटेन जो है ये रॉज आइलैंड पे पड़ता है। रॉज आइलैंड वही है जो अंडमान निकोबार में है, रॉज आइलैंड। अब इसका नाम नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये। मैंने इससे पहले वाले में शायद आपको बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है ना। जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है, तो ये याद रखना आइलैंड के नाम। कोटोपैक्सी इक्वेडोर हो गया आपका। ठीक है, और सिसिली कुछ अलग नहीं है, सिसिली इटली का ही पार्ट है ना। सिसिली क्या है? इटली का ही पार्ट है। जैसे ये इटली है ना, इटली का जो पेनिनसुला है, ये वाला पेनिनसुला, ये सिसिली है ना। तो माउंट एटना यहाँ सिसिली में बना हुआ है, वेसुवियस यहाँ इटली में बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया आपको। अगला है माउंट किनाबालू, एल्ब्रूज, एकांकागुआ, किलिमंजारो। आराम से मिला सकते हो कि सर अभी आपने बताया किलिमंजारो तंजानिया में है, यानी डी का 3 बताया आपने। और एकांकागुआ अर्जेंटीना में बताया, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये। एल्ब्रूज पर्वत फिर आ गया। एल्ब्रूज कहाँ पे है भाई? एल्ब्रूज आ जाएगा ईरान में। कहाँ पे आ जाएगा एल्ब्रूज? ईरान में आ जाएगा। और माउंट किनाबालू ये आपका मलेशिया में आ जाएगा। माउंट किनाबालू कहाँ आ जाएगा? मलेशिया में। तो यहाँ पे डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये वॉल्केनो है और ये कंट्री है, फिर से इसकी मैचिंग करनी है आपको, बढ़िया सी मिलान करिए। कह रहे हैं सबनकाया वॉल्केनो, माउंट एटना, कोलीमा, मेरापी। तो आपको कुछ नहीं पता है भाई, एक माउंटेन पता है, माउंट एटना इटली में। बी में 1-2 जगह दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन फट से काट दो। अब दूसरे फंस गए। तो मेरापी के बारे में तो शायद आपने सुना हो
क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने कई बार इसको कराया माउंट मेरापी को। तो माउंट मेरापी करो, इंडोनेशिया कर दो, है ना। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया हो जाएगा आपका। फिर बचा क्या भाई आपका? कोलीमा और सबनकाया। ये थोड़ा मुश्किल लगे तो याद रखना, सबनकाया वोल्केनो पेरू हो जाएगा आपका, और बच गया आपका कोलीमा। तो कोलीमा हो गया आपका मैक्सिको, ठीक है। तो कोलीमा मैक्सिको, सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली और मेरापी इंडोनेशिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 664 का। अब अगला कह रहे हैं रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है भाई? तो आपने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा, ये पूरा प्रशांत महासागर में पड़ता है इधर, है ना। यहाँ अर्थक्वेक, भूकंप सभी आते हैं ना। अर्थक्वेक, भूकंप, पैसिफिक ओशन, ठीक है। फॉरेस्ट फायर का डायरेक्टली इससे कोई संबंध नहीं है। तो 1 2 3 वैसे ठीक होना चाहिए इसका, बिल्कुल ही, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के माप के लिए उपयोग करते हैं? तो किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं सीस्मिक वेव के मेजरमेंट के लिए? तो सीस्मिक वेव सीस्मोग्राफ, है ना। सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करा जाता है सीस्मिक वेव को मेजर करने के लिए। फिर कह रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इज सस्केप्टिबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है भूकंप ग्रहणशील है। इसका कारण क्या है? यानी जो जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, ये वाला रीजन जो है, ऐसा क्यों है भाई? तो ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ना, क्योंकि ये खसक रही है उधर प्लेट। फिर आता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें सबसे ज़्यादा देश हैं? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका। ये पता है, अगर आपको नंबर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो भाई कि किस में सबसे ज़्यादा देश हैं, आराम से बताया जा सकता था, है ना। अफ्रीका ही में सबसे ज़्यादा देश होंगे भाई, यही 54 और 55 के आसपास है ना, सबसे ज़्यादा है 54 या 55 के आसपास है। यूरोप में तो कम ही है, 44 कंट्रीज़ के आसपास होंगे। एशिया में ज़्यादा है, 48 कंट्री है। साउथ अमेरिका में 12 या 13 कंट्री हो जाएंगी, ठीक है। तो लगाने को भी क्रम में आ सकता है, तो याद रख लो। फिर कह रहा है इनको जो दिया हुआ है अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, बड़े से छोटे में लगाना, बड़े से छोटे में। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इनमें से कौन हो जाएगा? अफ्रीका है भाई, इनमें से तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? साउथ अमेरिका आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यूरोप आएगा, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। यानी 669 का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। अब कॉन्टिनेंट की बात आई है तो एक बार पूरा देख लो। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछेगा तो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में अफ्रीका आ जाता है। तीसरे पे आपका नॉर्थ अमेरिका आता है। चौथे पे आपका साउथ अमेरिका आता है। और पाँचवें पे अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका आता है। छठे पे यूरोप आएगा। सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, है ना। 7 महाद्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल में सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में लगाओ भाई। अभी देखो सारे बता दिए ना, बड़े से छोटे में। तो वीडियो को पॉज करो और मेरी रिक्वेस्ट है यार, एक सवाल का तो उत्तर दे दो कम से कम। ऐसे लिखो 670 हैं और ऑप्शन बता दो यार, प्लीज़ बता दो भाई। चलो ये वाला उत्तर आप दो अब, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बता दिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा बताओ? थोड़ा सा तो लिंक करो भाई। तो इनमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा ना। चलो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन हो जाएंगे? तो नीचे के 2 सबसे कौन से बताए? देखो अभी आप देख सकते हो, है ना, आराम से। विश्व के सबसे जो नीचे के कौन हो गए बता दो आराम से इसको। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये देखो कोई बच्चा चिल्लाया है, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन इन इट्स टोटल एरिया, यानी जिसका उसका मतलब जितना उसका एरिया उसमें उतना ही ज़्यादा परसेंटेज प्लेन एरिया है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो क्या उत्तर इसका सही हो जाएगा? तो ये आपका यूरोप है ना, क्योंकि भाई आप देखेंगे ना इतने ज़्यादा पर्वत वगैरह यहाँ नहीं है उसके परसेंटेज के हिसाब से। जितना नॉर्थ अमेरिका में तो पूरा इधर ही बना हुआ है, डेजर्ट भी बहुत सारे हैं। साउथ अमेरिका में भी वही है, पर यूरोप में ऐसा नहीं है, डेजर्ट वगैरह तो है ही नहीं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन इट सी ऑफ माउंटेन? तो पर्वतों का सागर किसको कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया। किसको कहा जाता है पर्वत का सागर? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है, ठीक।
कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? रॉकी, अल्प, हिमालय, एंडीज। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई बार कर चुके हैं। एंडीज जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि ये लगभग आप मानिए 7000 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी आपकी, है ना, काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी की तो वहाँ पे कमी 4800 किलोमीटर ही है ना, तो ये काफ़ी कम है। अल्प वगैरह तो और ही कम आ जाएंगे, 700 मतलब 1200 ऐसे ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ये जो विश्व की पर्वत श्रृंखला है उनको लंबाई यानी उनके लंबाई और मतलब लेंथ के क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लगाना है, बड़े से छोटे में। एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, रॉकीज। एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, रॉकीज। तो इनमें देखिए अभी हम लोग कर चुके हैं। एंडीज सबसे बड़ा है, लगभग 7000 किलोमीटर का है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछ ले तो एकोंकागुआ में बता चुका हूँ आपको। एकोंकागुआ है ना, अर्जेंटीना में जो पड़ेगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के ये इधर ईस्टर्न भाग में है। कोसाजीकू माउंटेन जो है, कोसाजीकू करके है, ये इसकी हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की बात करें अगर तो ये कम है, 2500 किलोमीटर की रेंज में ही है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, आपको पता है। रॉकी पर्वत आपको पता है 4800 किलोमीटर के आसपास है ये। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछ ले तो देनाली पर्वत है ना, जो अलास्का में पड़ता है। तो ये है टोटल, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बाकी लिस्टिंग मैं आपको डेली करा रहा हूँ। अभी ज्योग्राफी की भी कोशिश करूँगा 2-4-5 दिन में 1-2 वीडियो बना के उसको भी ख़त्म करके रिवीजन करा दूँ। तो आप मिला सकते हो, ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। यानी पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में है भाई? इनमें से ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पायरनीज और एपेनाइन। तो बहुत ही आसान है। इसमें से ब्लैक माउंटेन जो है ये आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। एपेनाइन की बात करें, इटली में है एपेनाइन पर्वत। कहाँ पे है एपेनाइन पर्वत? इटली में है। पायरनीज तो बॉर्डर बनाता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, यानी स्पेन एंड फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है पायरनीज पर्वत। एटलस तो आपने बहुत बार सुना होगा, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया, अफ्रीका में पड़ता है। अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड अलोंग द राइन रिवर? तो कौन है राइन नदी के किनारे अवस्थित भैया? तो इनमें से सही उत्तर होना चाहिए आपका ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि अभी बताया ना जर्मनी में है ये, जर्मनी। पायरनीज अभी बताया मैंने आपको, स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बनाता है पायरनीज, स्पेन और फ्रांस का। एपेनाइन पर्वत इटली में है, एपेनाइन पर्वत। और ये कार्पेथियन तो काफ़ी कंट्रीज़ में पड़ता है, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमेनिया, सर्बिया करके। मैप दी देख लो इसका, मतलब इतने देश पड़ेंगे, देखो रोमेनिया है, यूक्रेन है, पोलैंड यानी चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया है ना, तो बहुत सारे देशों में पड़ जाएगा ये। चलो अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ टेरिटरी माउंटेन? कौन टर्शरी पर्वतीकरण का इसमें परिणाम नहीं है? कुल्लुन शाह, अपालिशियन, अल्प या एंडीज पर्वत, है ना। टर्शरी पद समझे, टर्शरी माउंटेन क्या हुआ? जब मतलब ये एक तरह से टेक्टोनिक एक्टिविटी जब हो रही थी ना, मतलब जब ये प्लेट्स हैं ये खसक रही थी, जैसे हिमालय बना, फोल्ड माउंटेन जितने भी बने हैं, ठीक है, ये टर्शरी माउंटेन है। अपालिशियन की बात करें जो नॉर्थ अमेरिका के इधर ईस्ट साइड है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं बने, बहुत पुराने हैं। भारत में ऐसे ही अरावली है ना, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ थोड़ी बने, बहुत पुराने हैं। हिमालय सब टेक्टोनिक एक्टिविटी से प्लेट आगे पीछे बढ़ने के कारण बने, तो ये टर्शरी माउंटेन होते हैं, ठीक है। चलो, और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पे भैया? बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया। तो ये आपका साउथ अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा है माउंट टिटलिस कहाँ पे है भाई? माउंट टिटलिस, तो माउंट टिटलिस है आपका स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट प्लेट्यू? कोकोनिको, कोकोनीनो, एक्वारिस, कोलोराडो, कोलंबिया। ठीक, इनमें से सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा होगा? तो सबसे बड़े की बात करें तो कोलोराडो ही प्लेट्यू है। कौन सा है? कोलोराडो। और ये चारों ही प्लेट्यू यूएसए में है ना, चारों ही कहाँ पे? कोकोनीनो हो, एक्वारिस हो, कोलोराडो, कोलंबिया, ये अमेरिका में है, ठीक है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है, डेथ वैली है, ये किसका उदाहरण है भाई? डेथ वैली, ये एंटीक्लिनल इंडियन वैली या पूर्ववर्ती या प्रिस्टीक्लिनल या रिफ्ट वैली, किसका उदाहरण है? तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल, इसको आपको याद रखना होगा, ऑप्शन डी रिफ्ट वैली है ये, है ना। ये क्या है? एक रिफ्ट वैली है, ठीक है। रिफ्ट कैसे बनती है? जब दो माउंटेन आपस में इधर उधर खसक जाते हैं ना,
तो एक जो जर्क हो जाता है ना, उससे बनती है टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, ठीक है। फॉल्ट्स वगैरह आते हैं, जैसे ये क्रैक्स आए तो ये इधर क्रैक्स से थ्रू क्या होगा, ये नीचे चला जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में कर लेंगे कभी। डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध डेथ वैली, ये कहाँ पे है, तो यूएसए में। अभी बताया आपको डेथ वैली कहाँ है, यूएसए में हो जाएगा। फिर डेथ वैली इज नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, असामान्य गहराई या बहुत ज़्यादा सैलिनिटी, लवणता। तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ डेथ वैली में, इसीलिए नाम ही उसका वही है। द डेथ वैली ऑफ यूएसए लाइज इन स्टेट ऑफ, कहाँ पे है भैया, अलास्का, कैलिफोर्निया, मायने या अटलांटा। तो इस तरह से भी अगर पूछे तो कैलिफोर्निया में पड़ती है डेथ वैली। कहाँ पड़ती है, कैलिफोर्निया में। इसके बाद है टेलर घाटी, कहाँ पे भैया, टेलर वैली कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा या यूएस। तो टेलर है वैली अंटार्कटिका में ना। तो एक बार वैली भी वर्ल्ड की देख लेना, वैली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको मतलब सारे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ एक जगह, आपको बहुत ही जल्दी सारी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा मैं, सारी वैली, रिवर, बहुत जल्दी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। यानी कह रहा है डेजर्ट कैन बी इफेक्टिव सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ perennial एनर्जी, एज मच एनर्जी कंज्यूम बाय मैनकाइंड इन 1 ईयर डेजर्ट कैन रिसीव इन 6 आवर। तो ये बिल्कुल सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है ना। शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट लेता है। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है दुनिया में, तो सबसे बड़ा डेजर्ट इनमें से कौन सा होगा आपका, सहारा डेजर्ट है भाई ना, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। गोबी डेजर्ट पता है आपको, चाइना, मंगोलिया वगैरह में पड़ता है इधर। कालाहारी डेजर्ट आपका इधर नामीबिया वगैरह में आ जाता है। थार तो राजस्थान में। अगला देख लेते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है भाई, तो वन एंड ओनली हमारा थार डेजर्ट। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे है, और ऐसा डेजर्ट कम ही है जहाँ इतने लोग रहते हों। टकलामकान डेजर्ट कहाँ पे भाई, टकलामकान डेजर्ट अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान या मंगोलिया। तो ये आपका है चाइना में। टकलामकान डेजर्ट कहाँ पे, चाइना में है। इसके बाद डेजर्ट कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग के डेजर्ट भी देखिए पूरे तैयार हो जाएंगे। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा भाई, सोनोरन डेजर्ट यूएसए, टकलामकान चाइना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन डेजर्ट ब्राज़ील। देखिए गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन नाम है एक, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है ना। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं। दस्ते लूत डेजर्ट कहाँ पे है, दस्ते लूत डेजर्ट, तो ये ईरान में है भाई। दस्ते लूत डेजर्ट पूछा जा सकता है, बहुत न्यूज़ में रहा है इस बार, तो ईरान हो जाएगा। इसके बाद इन विच कंट्रीज द गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है भाई, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया मैक्सिको कह रहा हूँ, मंगोलिया, चाइना है ना, मंगोलिया और चाइना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, साउथ एशिया का, अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। अब यहाँ थोड़ा एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा थार है भाई, है ना। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इनमें से, थार डेजर्ट जो है, अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी और थार, इनमें सबसे बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अटाकामा डेजर्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़िए। इट इज़ अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, चिली में है, और इट हैज़ रिच रिजर्व इन नाइट्रेट। तो बहुत ही आसान था, ये गलत है क्योंकि अटाकामा डेजर्ट जो है नदन में पड़ता है, नदन चिली में, ना कि सदन चिली में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला, बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट डेजर्ट, अरेबियन, अटाकामा, कालाहारी, पेटागोनिया। टेम्परेट का मतलब क्या हो गया, ये समझ लो एक बार। जैसे ये ट्रॉपिक्स पढ़े ना अपने 23.5 डिग्री, है ना, जो इनके बीच में वो ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो इससे ऊपर हो गया वो टेम्परेट डेजर्ट। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर मैप आपने अच्छे से देखे होंगे कि सर पेटागोनिया डेजर्ट जो है ये तो बहुत नीचे पड़ेगा, इधर अर्जेंटीना, चिली, है ना। तो ये तो पेटागोनिया डेजर्ट जो है टेम्परेट डेजर्ट हो गया। बाकी ये सारे कैसे हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो अभी बताया मैंने, बोट्सवाना, नामीबिया हो गया आपका। क्या ज़ायरे और जाम्बिया भी पड़ेगा, ज़ायरे जाम्बिया नहीं, 1 और 2, बोट्सवाना और नामीबिया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कौन सा डेजर्ट जो है यहाँ पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में, कालाहारी, गोबी, शिहुआहुआन, सहारा। तो देखो गोबी मरुस्थल हम लोग ऊपर देखें मंगोलिया, चाइना में पड़ता है,
ये यूएस मैक्सिको में पड़ेगा, शिहुआहुआ नाम का यूएस मैक्सिको। सहारा आपको पता है अफ्रीका में पड़ता है। तो ये हो गया आपका कालाहारी जो डेजर्ट है, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ जाएगा कालाहारी डेजर्ट, क्योंकि ये इधर बोट्सवाना को कवर करेगा, बोट्सवाना, नामीबिया, है ना, और साउथ अफ्रीका यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो अब ग्रासलैंड हम लोग लगातार पढ़ेंगे। पेरिस, पैम्पाज, स्टेपीज, वेल्थ, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? पेरिस ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका, पैम्पाज साउथ अमेरिका, और स्टेपीज यूरोप, वेल्थ ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल। वेल्थ ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यहाँ पे ये वेल्थ ग्रासलैंड पड़ेगा आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में वेल्थ ग्रासलैंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस ग्रासलैंड है डोन्स, है ना, डोन्स। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब 3 लेक्चर आपको और दूंगा, बस ये पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर पूरा एक ही मैं कंबाइन आपको वीडियो दे दूंगा 1000 प्रश्नों का, आराम से 1.25 स्पीड में लगा के इसको एक दिन में पूरा ख़त्म कर डालना है। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी रिवीजन हो जाएगी, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के टेस्ट लगा लेना, सेक्शन वाइज टेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ले लो, यहाँ से कॉल करके 4-5 सेक्शन वाइज टेस्ट लगा डालोगे ना, संपूर्ण ज्योग्राफी हिला नहीं सकता फिर कोई, आप समझ लो। चाहे जैसे प्रश्न आ जाए, आप हर तरह के प्रश्न करने के लिए सक्षम होंगे, ईजी, मॉडरेट, टफ। ठीक है।